हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आयुष श्रीवास्तव। और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए सेकंड लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बोर मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर मॉडल क्या था? रदरफोर्ड मॉडल फेल होने के बाद साइंटिस्ट बोर आए और उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए अपने मॉडल पे। उन्होंने बताया कि देयर आर सम there are some specific energy level around the nucleus of an atom। एटम के चारों ओर कुछ सर्टेन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स, जिनको उन्होंने क्या बोला, these energy level are called ऑर्बिट। जिनको उन्होंने बोला ऑर्बिट। ठीक है। एटम के चारों तरफ कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको उन्होंने बोला ऑर्बिट। ठीक है। दूसरा चीज उन्होंने बताया था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दीज ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने ये बोली, इलेक्ट्रॉन कैन revolve some specific orbit whose angular momentum is the integral multiple of h upon 2 पाई। उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ सभी ऑर्बिट्स में नहीं चक्कर लगाते, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स होती हैं उनमें चक्कर लगाते हैं। और किस में लगाते हैं? ऐसी कौन सी ऑर्बिट है जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब जिनका मोमेंटम जो हो या तो 1 h अपॉन 2 पाई हो, या फिर 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई हो, या फिर 3 टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई हो। इसी का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब इंटीजर आते जाएं 1 2 3 4, n का मतलब होता है 1 2 3 4। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं हो कि 0.5 h अपॉन 2 पाई, 3 अपॉन 2 h अपॉन 2 पाई, या फिर 2 अपॉन 3 h अपॉन 2 पाई। ऐसा नहीं होगा। दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है। दिस विल बी रॉन्ग। सिर्फ यही राइट होगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर n की वैल्यू, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल मल्टीपल बोला है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एन एच अपॉन 2 पाई लिख सकता हूँ। एल का मतलब एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है। एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है। तो यहाँ पर एन की जगह वेयर एन इक्वल क्या होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। अब देखो ये क्या लिखा है, एल। एल क्या होता है? हमारा एंगुलर मोमेंटम, जिसका मतलब होता है, ये फिजिक्स में आप पढ़ने वाले हो, एल वेक्टर इक्वल आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर वेक्टर होता है रेडियस, पी वेक्टर होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम इसको वेक्टर में चेंज करें, इसको पहले क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर वेक्टर इक्वल, इसकी वैल्यू होती है लीनियर मोमेंटम की एम वी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा, एल इक्वल
आर एम वी साइन 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है आर इक्वल एम वी आर लिख सकते हैं, एल इक्वल एम वी आर लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री का मतलब क्या है 1, साइन की 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर एल की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ एम वी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये नोट कर लो। इसको क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन या थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी, ये तो तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज क्या उन्होंने बोली वो देखना। अब बोर ने जो फोर्थ पॉइंट बोला था वो ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन act between the electron and nucleus required the centripetal force, ठीक है ना। and centripetal force then electron revolve around the nucleus। मतलब क्या है इसका, देखो कि ये हमारा सपोज करो न्यूक्लियस है और ये इसके चारों ओर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगी वो कौन सी होगी, अट्रैक्शन फोर्स होगी। और इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं, जो दो चार्जेस के बीच में लगती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो ये तो अपनी तरफ खींचेगी अट्रैक्शन फोर्स, तो ये न्यूक्लियस जो है इस पर अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, तो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उससे मिलती है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो एक्सिस के अबाउट लगती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लगती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसी मीडियम से आती है, समझ रहे। जैसे इसका यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मीडियम वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ से मिल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, मतलब इसकी भी डायरेक्शन यहाँ है, तो भी न्यूक्लियस नीचे गिर जाएगा। लेकिन एक फोर्स और होती है, जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है तब उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है यहां पर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो कि किसकी इक्वल होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल होती है। तो देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से समझना एक बार। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कौन सी फोर्स लग रही है, ये न्यूक्लियस जो कौन सी फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, नीचे तो गिर नहीं रहा। तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको एक प्रोवाइड करेगा फोर्स, जो जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट होगी, मतलब फिर भी इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। लेकिन जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है उसके इक्वल में एक और फोर्स लगती है, उतना ही मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन बस अपोजिट होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं, मैंने पिछले लेक्चर में भी दिया था कि क्या कहते हैं, एक हम जब छोटे थे तब एक गेम खेलते थे, ठीक है, एक टाइप का गेम खेलते थे। उसमें क्या करते थे, हम एक क्या नाम है पत्थर लेते थे, उस पर क्या करते थे, रस्सी बांधकर उसे घुमाते थे, उसको बेसिकली
हमारे यहाँ क्या बोला जाता है लंगर, आपके यहाँ भी बोला जाता होगा। और उसको हम लोग, मुझे बहुत शौक था पतंग उड़ाने का, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत पतंग उड़ाई है। तो मैं क्या करता था, उसको पतंग लूटने के काम में आती थी वो, ठीक है, पतंग जैसे उड़ रही है तो उसको लूटने के काम में आती थी, ठीक है। तो उसको हम ऐसे घुमाते थे। तो अब एक बात होगा, जब वो घूमती थी तब हम तो फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, बीच में सेंटर में, तो फिर तो जो स्टोन है या पत्थर है वो हमारी तरफ बीच में खिंचा आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता। वो क्या करती है, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है वो पत्थर। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सेंट्री, जो हमारा जो फोर्स है, टेंशन लग रही है उसमें, कौन सी फोर्स लग रही है, टेंशन। तो जो टेंशन है वो क्या करती है, एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको प्रोवाइड करती है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर की तरफ लगती है, जिसको, जो कि अबाउट ऑफ एक्सेस, एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट लगती है, उसका डायरेक्शन एक्सेस ऑफ, क्या नाम है अपना, रोटेशन ऑफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है। लेकिन उसी समय पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, बस डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आता है, डायरेक्शन में थोड़ा क्या मतलब पूरा चेंज आता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये जब इसके इक्वल है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स की तो इक्वल है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, जब ये LHS इन दोनों का, जब एक साइड इनकी इक्वल है, तो ये दोनों अपोजिट साइड भी तो इक्वल होंगी, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल किसके होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, इन सबको मिटा देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन सबको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है, उसका स्क्वायर है ये। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो होता है वैल्यू mv² अपॉन आर, ठीक है, mv² अपॉन आर। अब एक बात बताओ, इसको ये जो Q1 है 1/4 पाई, यहाँ पर लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 जो है ये क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसको हम चार्ज ऑन प्रोटॉन मान लेते हैं, इसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, क्योंकि भाई दोनों अपोजिट चार्ज पर फोर्स लग रही है ना, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर भी तो कहते हैं, तो जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और E क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब यहाँ पर E क्या है, एक और E जिसको हम बोल रहे हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q2, ठीक है, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये क्या है mv² अपॉन आर, mv² अपॉन आर। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। चलो तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम क्या कहेंगे भाई कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, mv² अपॉन आर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन आर, ZE² अपॉन आर। तो हमने अभी तक दो फॉर्मूले नोट कर लिए, एक तो mv, चलो एक और क्या नाम है, हाँ ये समझ में आ गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर लिख देता हूँ एक फॉर्मूला पहला किया था, mvr इक्वल NH अपॉन 2 पाई, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है अभी, ठीक है ना। सेकंड फॉर्मूला है जो यहाँ से बना है हमारा, mv² अपॉन r इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन r, ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब थर्ड लास्ट इक्वेशन है हमारा, फोर्थ लास्ट पॉइंट है, वो क्या है वो देखना है यहाँ ध्यान से। देखो लास्ट पॉइंट क्या है, 5 पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, there is no change in energy of an electron in its own orbit when external energy या हम बोले
या हम बोलें, चलो इसको समझ लो पहले। अच्छा, मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी? रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार मैक्सवेल ये कह रहे थे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तब वो क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है। क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी इमिट करेगा, तो क्या इसका जो एक्सेलरेट हो रहा है, एनर्जी इमिट करेगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी बिल्कुल लूज हो जाएगी, तब ये क्या है, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं, बोर ने ऐसा कुछ नहीं माना। उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी ऑर्बिट में, खुद की ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में वो है, उसमें कभी भी क्या कहते हैं, उसकी ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता जब तक वो खुद की ऑर्बिट में, समझ रहे हो बात को, जब तक वो खुद की ऑर्बिट में। चेंज कब आता है, उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट दे दी, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट दे दी, जिनको उन्होंने बोला स्टेशनरी ऑर्बिट। अभी अपने ने स्टेशनरी वर्ड लिखा था ना फर्स्ट पॉइंट में, तो स्टेशनरी ऑर्बिट, उन्होंने इसी चीज को बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है सम स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूम सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्बिट में घूमेगा। तो उन्होंने नाम दिया, n=1 को दिया k नाम, n=2 को दिया l, n=3 को दिया m, और n=4 को क्या दिया, n। ऐसे वो नाम देते चले गए। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि जब तक इलेक्ट्रॉन खुद की ऑर्बिट में है, तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ सकता। इन्होंने मैक्सवेल की थ्योरी बिल्कुल गलत कर दी। लेकिन उन्होंने फिर बाद में ये भी बोला कि जब हम इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी एक्सटर्नली देंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्सटर्नली एनर्जी देंगे, तब वो क्या करेगा, उसकी ऑर्बिट की जो एनर्जी वो इंक्रीज हो जाएगी, और वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। वो क्या करेगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। फिर कुछ समय बाद वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा और रिटर्न आ जाएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में। कुछ समय बाद एनर्जी को रिलीज करेगा और अपनी ग्राउंड स्टेट में या अपनी वापस ऑर्बिट में क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये बोला। तो ये था मैक्सवेल के पोस्टुलेट। अब हम बात करते हैं, अब हम क्या बात करेंगे, हमें 5 चीजें कैलकुलेट करनी है। सॉरी, ये मिटल गया यार, ये मिटल गया, mv² mv r, मिटलना नहीं चाहिए था। हाँ, तो देखो हमें 5 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहली क्या करनी है, रेडियस। दूसरी चीज क्या करनी है हमें, वेलोसिटी। तीसरी करनी है काइनेटिक एनर्जी। चौथी करनी है पोटेंशियल एनर्जी। और पांचवी करनी है इन दोनों का सम यानी कि टोटल एनर्जी, है ना। ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब देखते हैं करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, देखना रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 चीजें हैं। क्या है, mvr=nh/2π, ठीक है, और mv²/r इक्वल है 1/4πε0 के 1/4πε0 ze²/r के, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे रेडियस चाहिए। तो क्यों ना मैं यहाँ से वेलोसिटी का टर्म हटा दूं, तो मुझे रेडियस मिल जाएगी शायद। यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी का टर्म हटा दूं तो मुझे रेडियस मिल जाएगी। सबसे पहले तो एक काम करो आप, ये r² है, सॉरी, ठीक है, r² ze²/r²। तो यहाँ से क्या काम करो, जो कट रहा है वो काट दो। पहली चीज कट रही है, r से r कट रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आ गई, mv² = 1/4πε0 ze²/r, ठीक है। अब यहाँ से मैं v की वैल्यू ले रहा हूँ। v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी v = nh/2πmv mr, सॉरी mr, ठीक है ना। इसको यहाँ v की जगह पुट कर दो तो क्या आएगा हमारे पास, देखना m n² h², दोनों का स्क्वायर हो रहा है ना, ये पूरे का स्क्वायर हो रहा है, 4π² m² r², ये हो रहा है 1/4πε0 ze²/r, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दो। देखो पहली चीज क्या कट रही है, 4 से 4 कट रहा है, एक पाई से एक पाई कट रहा है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर m से ये m कट रहा है। तीसरी चीज ये r से एक ये r कट रहा है, ठीक है। अब जो बचा है वो लिख दो। क्या क्या बचा, देखो r की वैल्यू चाहिए ना, हमें r की वैल्यू चाहिए। तो हम पहले तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या आएगा, r mr पाई, या पाई mr लिखो, चलो पाई mr अपॉन n² h²। दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर रहा हूं मैं, मतलब उल्टा कर रहा हूं इसे। और यहाँ पर क्या आएगा, ε0 ze²। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से,
अब मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, तो क्या होगा, आर की वैल्यू एप्सिलॉन, यहाँ पर आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये हमारा आ गया रेडियस का फॉर्मूला, ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, रेडियस का, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल, देखो अब यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, मास कॉन्स्टेंट होता है, तो हम सॉरी एन कॉन्स्टेंट नहीं है, एन कॉन्स्टेंट नहीं है, ये पूरी इतनी चीजें कॉन्स्टेंट है, इतनी, ठीक है, ये इतनी चीजें कांस्टेंट है, समझ रहे हो मेरी बात को, इतनी चीजें कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, इसकी अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, सबको इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 0.529, जिसको हम 0.53 लिख देते हैं, इंटू 10 टू द पावर -10, यानी कि हम लिख सकते हैं R इक्वल 0.53 इंटू 10⁵ एंगस्ट्रॉम। ये क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर के। तो ये हमारे पास निकल कर आ रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर आएगा यहाँ पर और जेड आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर जेड, ठीक है, एन स्क्वायर जेड एंगस्ट्रॉम, ये हमारी आएगी, ठीक है ना। तो हम ये दो एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, पहला क्या है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर, यहाँ से मैं डाल देता हूँ इसे, क्योंकि किसके बराबर है, आर के बराबर है, ये आर का एक्सप्रेशन है ना, आर के बराबर है, तो ये हमारा आर हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे कांस्टेंट टर्म की, कांस्टेंट टर्म की जब वैल्यू पुट करेंगे तो आर किसके बराबर आएगा, 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये इसके इक्वल आएगी, ओके, ठीक है ना, समझ गए। अब हम थोड़े से इस पर रेडियस पर जो सवाल आ सकते हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है ना, देखते हैं क्या आता है। फिर उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो देखो पहला सवाल हमारा ये है, चलो एक काम करते हैं, हाँ एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, पहले एक चीज समझ लो, एक चीज और समझ लो सवाल करने से पहले, कि ये जो बोर मॉडल है ना, बोर का जो मॉडल है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए है, मतलब हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन रहता है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है ये। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं भाई, हीलियम की बात कर लो पहले, हीलियम की, चलो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 प्रोटॉन रहते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, तो ये इसके लिए वैलिड है, लेकिन कैसे, इसको ये जब एग्जाम में आएगा तो हीलियम का पूछेगा तो H पॉजिटिव लिखा आएगा, मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दें तो ये इलेक्ट्रॉन तो इस चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, बचा क्या, ये एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है ना, तो H ही पॉजिटिव लिखा आएगा। ऐसे ही बेरिलियम पर आएगा डाई पॉजिटिव और लिथियम पर आएगा ट्राई पॉजिटिव, ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा आपके पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे मुझे हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस कैलकुलेट करनी है फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, z क्या है, एटॉमिक नंबर, जिस एटम की हम रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगी, यहाँ पर n इक्वल 1 के लिए हम देख रहे हैं, n इक्वल 1 के लिए देख रहे हैं, तो इसकी रेडियस क्या होगी, r इक्वल 0.53 n की जगह रख दो 1, n इक्वल 1 है ना, और इसकी जगह भी क्या रख दो 1, तो क्या आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, 0.53 एंगस्ट्रॉम। देखो भाई एक सवाल और कर रहे हैं 20, हाँ क्या नाम है, कितने सवाल हो गए, ये दूसरा सवाल है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे शो हो गया होगा सवाल। सवाल ये है, द रेशियो ऑफ क्या नाम है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम डाई पॉजिटिव, लिथियम की फर्स्ट ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट एंड फिफ्थ ऑर्बिट का क्या बताना है, रेशियो बताना है हमें। तो सबसे पहले तो क्या करो, थर्ड ऑर्बिट के लिए रेडियस कैलकुलेट कर लो, तो देखो 0.53 अपॉन 0.53
अपॉन 0.53। थर्ड ऑर्बिट के लिए नंबर ऑफ, इसका क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए यानी कि 9 होगा ये। और z इक्वल कितना है, z इक्वल लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना, 3। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा हमारा 3 3 से 9, 3 5 से 15, 1.59। अब ये किसके लिए, ये nth ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना, nth ऑर्बिट के लिए। और ये किसके लिए, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, ये थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाला था, ये फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। तो 0.53 इंटू n की जगह क्या रखो 5, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और इसका एटॉमिक नंबर तो ये रहने वाला है 3, एटॉमिक नंबर तो 3 रहने वाला है। तो इसको कैलकुलेट कर लो आप, इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे 0.53, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना यार आप, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, इसका रेशियो निकाल लेना। चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी किस तरीके से कैलकुलेट होगी, वेलोसिटी किस तरीके से कैलकुलेट होगी वो देखना। हमारे पास फिर से दो इक्वेशन उठाएंगे ये वाली। अब हम क्या करेंगे, एम वी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई, दूसरी इक्वेशन क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम आर वाली टर्म को गायब कर रहे हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, सो एम वी, ठीक है, एम वी। अब देखो ध्यान से, एम वी स्क्वायर, एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, बचा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यू रख दो आर की, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच अपॉन 2 पाई एम वी, ठीक है, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। अब क्या होगा ध्यान से देखना, अब क्या होगा ध्यान से देखना, वी की वैल्यू निकालनी है हमें, वी स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ, जेड ई स्क्वायर, इसको थोड़ा सा नीचे ले देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये कहाँ आ जाएगा, एम यहाँ पर आ जाएगा, एम यहाँ पर आ जाएगा नीचे, 2 पाई एम वी, ओके। अब देखो ध्यान से, एक एम से तो ये एक एम कट गया, ठीक है, एक एम से ये एम कट गया, पाई से ये पाई कट गया, और यहाँ से ये क्या कट गया, 2, ठीक है, पाई से ये पाई कट गया और यहाँ से 2 कट गया, बचा क्या, वी स्क्वायर यहाँ लिखा रहने दो, बचा क्या, जेड ई स्क्वायर अपॉन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बचा। अब यहाँ पर क्या है अपॉन में, एन एच अपॉन वी है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी अपॉन एन एच, वी अपॉन एन एच, ठीक है, वी से एक वी कट जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा आएगा वी इक्वल जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन एच, जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन एच। क्या सही हो रहा है, देखो ध्यान से एक बार, क्या सही हो रहा है, हाँ सही हो रहा है। यहाँ पर 2 आएगा, ये 2 भी था ना भाई, यहाँ पर 2 ही था, 2, ठीक है। तो v का एक्सप्रेशन क्या आ गया, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई नहीं है, 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ये हमारा v का एक्सप्रेशन आ गया। किसी भी nth ऑर्बिट की हम वेलोसिटी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, हम nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये समझ गए आप, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है वो भी समझ लो। इसकी जो वैल्यू होती है वी एन की, वो होती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8, या हम कह सकते हैं 6, 10 टू द पावर 6 मीटर में लिख रहे हैं ना, मीटर में 6 जेड ई स्क्वायर अपॉन जेड इतने को कांस्टेंट मान लेते, देखो
ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं z अपॉन n, ये इसकी वैल्यू पुट करके आया है, ठीक है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z अपॉन n। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इस पर सवाल कर लेते हैं, इस पर सवाल कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है, पहला सवाल है हमारा कि वही पहला सवाल लिथियम का हमें क्या बताना है, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट का हमें बताना है वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। देखो पहले सेकंड ऑर्बिट के लिए कर लो, तो v इक्वल 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, z की वैल्यू कितनी है, li की वैल्यू कितनी होती है 3, और n की वैल्यू कितनी है सेकंड ऑर्बिट के लिए तो 2, ठीक है। तो 2 से 2 कटेगा कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, ये 0 9 आएगा, सॉरी 3 9 जा 27.3 जा 3 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। v3 के लिए देखते हैं, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल v3, n इक्वल कितना है, n इक्वल कितना है 3 से 3 कट गया, कितना बचा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसका रेशियो जो होगा वो ये आएगा कि इसका रेशियो v2 अपॉन v3 का रेशियो कितना आएगा 3.27 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 6 कैंसिल, और इसका रेशियो आएगा 3.27 अपॉन 2.18। अगर आप चाहो तो और भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें v की वैल्यू पता है तो यहाँ से उठाकर रख दो, v की वैल्यू 1/2 m, v की वैल्यू क्या है z e स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, अच्छा तो z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगा 8, तो m z स्क्वायर e की पावर 4, ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पे भी सवाल आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में हम साइन भी लगाते हैं, इसीलिए माइनस आया है यहाँ पर। अगर चलो साइन हटा दो अभी के लिए, मैं भी समझाऊंगा साइन कैसे आएगा। यहाँ पर क्या करो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो। अब भाई पुरानी चीज Q1 क्या है हमारा ZE स्क्वायर, ZE, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन है हमारा E। अब इस पर नेगेटिव साइन रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन भी हमें शो करना पड़ेगा, तो जो कि क्या आ जाएगा यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आएगी हमारी ZE स्क्वायर अपॉन R, ZE स्क्वायर अपॉन R, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब हमें R की वैल्यू पता है तो R की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर। R की वैल्यू पता है तो R की वैल्यू रख दो। R की वैल्यू क्या है हमारी, R की वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m ZE स्क्वायर। तो देखो ध्यान से देखना, आप एक पाई से एक पाई कट गया, और क्या कट रहा है, एक पाई से एक पाई कट गया, दूसरी चीज क्या कट रही है हमारी, और भी कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं, चलिए करिए देखते हैं। PE -1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो ZE स्क्वायर, ये उल्टा होकर क्या आएगा हमारे पास, उल्टा हो जाएगा तो क्या आएगा m ZE स्क्वायर अपॉन m क्या नाम है n स्क्वायर
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो पी ई इक्वल आएगा हमारे पास माइनस का एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है इसका एप्सिलॉन नॉट का, एक ये एप्सिलॉन नॉट एक ये एप्सिलॉन नॉट, तो इसका ये स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी माइनस का एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 पाई 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये हमारी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज सुनना ध्यान से, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, पी ई इक्वल माइनस एम जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये क्या होगा 8 होगा, 8 हो जाएगा। और पी ई इक्वल माइनस एक 2 आगे आएगा। और ये इतना आप ध्यान से देखो, इतनी जो चीज़ है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि -2 के ई जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट की, वो क्या होती है भैया हमारी डबल ऑफ नेगेटिव ऑफ डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव ऑफ डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी वो देखना ध्यान से, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8। अच्छा, टोटल एनर्जी क्या होती है किसी भी चीज़ की, टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी का सम प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी चीज़ की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो यहाँ से हम टोटल एनर्जी निकालें तो कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो 2 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 2m जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस, अब इसको रख देते हैं तो m जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखो जो कॉमन आ रहा है वो निकाल दो कॉमन, तो क्या आएगा हमारे पास कॉमन, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, बचा क्या है हमारे पास 2 बचा और +1 बचा, -2 + 1। इसको हम अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ये नेगेटिव का। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसको हम टोटल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी हमारी नेगेटिव आती है तो टोटल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं भाई, टोटल एनर्जी क्या होगी हमारी ये माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, या 8 लिख लो। ये हमारी टोटल एनर्जी कैलकुलेट हो गई। अब देखना एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो एम ई स्क्वायर 8 पाई, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, एम ई स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इतनी जो क्वांटिटी ना इसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब हम कह सकते हैं कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी। ठीक है, इतनी अगर आप इसकी वैल्यू रखना चाहो तो। और पोटेंशियल एनर्जी की भी यही होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी हमारी इक्वल माइनस का 13.6 जेड ई स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी लिख लेते हैं ऐसे, काइनेटिक टोटल एनर्जी ये कितनी आएगी
माइनस का 13 पॉइंट, सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, इसमें तो रख सकते हैं, यहाँ पर तो 4 है ना। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे हो जाएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू माइनस का 2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला। फिर पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो ये होगा इसका फॉर्मूला। टोटल एनर्जी के लिए हम बात करें तो ये रिजल्टेंट, ये टोटल एनर्जी कितनी आती है नेगेटिव, तो 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो जाएगी। तो ये टोटल एनर्जी हमारी हो गई। इस तरीके से हमने टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।